Welcome back to all class 12 students. We are in chapter alternating current, and earlier we have discussed the what is the alternating current, what is the alternating voltage, and what is the average value of current during a cycle. ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने पहले करा था और इसको करने के बाद हम लोगों ने लास्ट टर्न पे फार्मूला भी निकाला था। मैंने बताया था कि एवरेज जो वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की फॉर अ कंप्लीट साइकिल इट इज 0। व्हाई? बिकॉज एक साइड पे जितना पॉजिटिव वैल्यू आता है वो दूसरे साइड पे उतना निगेटिव वैल्यू आता है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक एंड इट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी। अब कैसे डिफाइन करते हैं? तो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? इट इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, यानी इंस्टेंटेनियस करंट जो कि कहीं पर फ्लो कर रही है, सर्किट में फ्लो कर रही है, उसके स्क्वायर का उसकी एवरेज वैल्यू का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये क्या कहलाता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाता है। दैट इज व्हाई वी आर डिफाइनिंग हियर इट इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ आई स्क्वायर ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल वेयर आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चलिए, तो अब इसके बाद हमको क्या करना है? इसके बाद हमको निकालना है इसका जो है फार्मूला, कितना वैल्यू आएगा वो निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं लेट एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय। अगर मान लेते हैं कि जो एवरेज वैल्यू है आई स्क्वायर की एक कंप्लीट साइकिल के लिए किससे दी जाती है? आई बार का मतलब ये एवरेज वैल्यू शो कर रहा है। आई बार स्क्वायर इक्वल टू 1/t आई स्क्वायर dt। आपको मालूम है अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो टाइम के साथ क्या होता है? वेरी करती है, यानी कि टाइम से इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए आई के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम जुड़ा हुआ है। एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो टोटल टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम बोलते हैं, तो वो टी हो जाता है। तो अब चूंकि आपको ये भी मालूम है कि एक कर्व के फॉर्म में अल्टरनेटिंग करंट चलती है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म इंटीग्रेशन हियर। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, कैसे निकालेंगे? फॉर अ कंप्लीट साइकिल 1/t हो गया, 0 से t आई स्क्वायर dt हो गया। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल सेम हमने कहा था कि जो प्रीवियस केस आपका था उस प्रीवियस केस में भी बिल्कुल एज इट ऐसे ही हमने वैल्यू लिखी थी। वहां पर बस अंतर था, वो t/2 हो गया था, इधर भी t/2 हो गया था एंड आई dt था। सो ये आई बार स्क्वायर इक्वल टू 1/t 0 से t आई स्क्वायर dt। मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है कि यहाँ पर इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा गया। मैंने कहा कि हमेशा जो टाइम के साथ है बॉन्ड होती है अल्टरनेटिंग करंट, और चूंकि एक कर्व के फॉर्म में आता है, सो हेयर वी विल यूज द टर्म इंटीग्रेशन। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप डायमेंशन इक्वेट कर लीजिए, बराबर है, यहाँ पर है एम्पेयर स्क्वायर है, यहाँ पर भी एम्पेयर स्क्वायर है, क्योंकि सेकंड खत्म हो जाएगा। तो ये टर्म आपको बेसिकली मैंने जैसा कि बताया था कि जब आप क्या करेंगे कि इसको पढ़ेंगे तो पढ़ते समय आपको एक चीज ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। इसका पहला टर्म और इसी प्रकार जो आपने निकाला था हाफ साइकिल के लिए वैल्यू निकाली थी एवरेज वैल्यू, उसको उन दोनों के पहले टर्म को याद करिए, फिर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आगे तो अपने आप होता चला जाएगा। अच्छा चलो हम इसको मूव करते हैं। क्या करेंगे? 1 और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो है t को क्या लिख सकते हैं भाई? आपको मालूम है कि हम पढ़ के आए हैं ओमेगा इक्वल टू 2π/t, है ना, और t की वैल्यु निकालेंगे तो 2π/ कितना हो गया? ओमेगा हो गया। तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 2π/ओमेगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 2π/ कितना हो गया? ओमेगा हो गया, 0 से t की जगह फिर 2π/ओमेगा आ गया। आई स्क्वायर को आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t भी लिख सकते हैं dt। क्यों लिख रहे हैं? ये वजह आपको मालूम है, क्योंकि आई इक्वल टू कितना होता है? आई नॉट साइन ओमेगा t। ठीक, तो ये इस टर्म में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी टर्म जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है। अब ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है तो टिपिकल काम है। तो हम इसको करते हैं आई नॉट स्क्वायर, तो पीक वैल्यू होती है आई नॉट स्क्वायर ओमेगा ऊपर आ जाएगा अपॉन 2π हो जाएगा, 0 से 2π ओमेगा हो जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको फार्मूला दिखाएं तो आपको मिल जाएगा
सिंस अगर हम बात करें cos 2 ओमेगा टी की, तो आप बोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, cos स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की अगर वैल्यू निकालें तो आपका 1 माइनस cos 2 ओमेगा कितना आ गया, टी आ गया। और अगर हम केवल आपसे कहें साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकालिए तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू जो है अब आपके सामने आपको आपकी स्क्रीन पर कितनी दिख रही है, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 दिख रही है। पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पर dt हो गया। अब इंटीग्रेशन को आप चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, 2 आप यहाँ पर बाहर ले आइए तो ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर 0 से 2 पाई बाई ओमेगा dt हो जाएगा, 1 इंटू डी टी, और माइनस 0 से 2 पाई बाई ओमेगा cos 2 ओमेगा टी, और ये हो गया कितना, ठीक। इसको आप ब्रैकेट लगाना चाहते हैं मत लगा दीजिए। अब इसके बाद अगर बात करेंगे तो ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई हो जाएगा, dt का t हो जाएगा, t का जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा, तो ये आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस dt का इंटीग्रेशन आपको मालूम है t आता है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0, तो केवल 2 पाई बाई ओमेगा आएगा। अब अगर हम लोग इस टर्म की बात करते हैं तो cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin ओमेगा टी आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन जो है आपका sin 2 ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी अपॉन कितना हो गया, 2 ओमेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर से वही पुरानी बात आने वाली है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 0 से 2 पाई बाई ओमेगा की जो लिमिट लगती थी वो लिमिट यहाँ पर लगी रहेगी, ठीक। तो ये आपको इतनी चीज दिख रही होगी। अब चलो यहाँ पर थोड़ा सा हमने एरो की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, 2 पाई बाई ओमेगा है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर हम चाहें, अगर ध्यान से आप देखो तो हम लोग यहाँ ओमेगा को बाहर भी लेके आ सकते हैं, तो कम हो जाएगा काम, ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो 2 पाई यहाँ पर देखिए 2 पाई माइनस आपका हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी है ना, तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि जस्ट जो है टी की जगह आपको 2 पाई बाई ओमेगा यूज करना है, तो साइन 2 पाई, ठीक है, इंटू साइन 2 ओमेगा इंटू टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा हमने कहा था रख दीजिए, और अपॉन 2 इंटू, तो जो बना हुआ है वो बना रहेगा, ठीक। माइनस साइन 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, तो यहाँ पर आपके पास ये इतना आ गया। अब ओमेगा से ओमेगा देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कट गया आपका, ठीक। तो अब आपके पास आ गया ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, सॉरी ओमेगा कट गया है, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, 4 पाई आ गया। और ये जो है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा। अब अगर मन में है क्वेश्चन क्यों, तो यहाँ पर देखिए साइन 4 पाई और साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 360 डिग्री साइन 0 डिग्री दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई नॉट स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर अगर देखेंगे 4 पाई इंटू आपका आ गया 2 पाई, कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए तो आई नॉट स्क्वायर अपन कितना आ गया, 2 आ गया। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, हमेशा ध्यान रखिएगा, आई बार स्क्वायर की, यानी आई एवरेज स्क्वायर की इतनी वैल्यू निकल के आई है। अब इतने टर्म को आप बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, देन फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास आई बार स्क्वायर आ गया है इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब इसको हम कर देते हैं अंडर रूट आई, दोनों साइड अंडर रूट लगा दीजिए, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, दोनों तरफ हमने रूट ले लिया, ठीक है। अब जब दोनों तरफ हमने रूट कर लिया तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग रूट
ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हमने रूट लिया है। अब इस वाले अगर हम बाल लोग रूट की बात करेंगे, इसको ही अभी हम क्या कह रहे थे, इसको ही बोला जाता है IRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो ये हो गया I0/√2, और अगर इसको सॉल्व कर लें तो 0.707 सॉल्व होके आता है। तो दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। ऑल्सो अगर हम RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछें तो VRMS इक्वल टू होता है V0/√2 इक्वल टू 0.707 V0, है ना। तो दिस इज द IRMS, दिस इज द VRMS। यानी कि अगर हम बात हमेशा करें, जो RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वोल्टेज की या करंट की, वो 70.7% ऑफ पीक वैल्यू होता है। ठीक है ना, यानी कि RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इक्वल टू 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC और AB। यानी कि अगर हम लोग बात करें RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की बात करें तो ये जस्ट होता है 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यानी कि पीक वैल्यू जो है, पीक वैल्यू का केवल 70.7% ही केवल RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। देन फिर हम लोग इसके आगे की बहुत जो इंटरेस्टिंग सा जो डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताऊं, बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। जो आप VRMS की बात करते हैं तो जस्ट VRMS क्या है, आपके घर में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट जिसे कहते हैं, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिख के आता है, वो यही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। तो आपके घरों में जो वोल्टेज आ रहा है वो VRMS आ रहा है, तो वो कितना आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सा छोटा सा हम लोग नोट कर रहे हैं। ठीक, ओके। अब अगर हम बात करें कि फिर पीक वोल्टेज की बात करें तो कितना हो जाएगा, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, VRMS इक्वल टू V0 अपॉन कितना होता है, √2। और अगर हम आपसे करें V0 की बात तो VRMS इंटू √2। तो VRMS हमने कहा 220 वोल्ट हो गया, और रूट 1.41 की अगर आप मल्टीप्लाई करा लो, और ये जब मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो ये मालूम कितना आने वाला, 311 वोल्ट के लगभग आता है सॉल्व होके, 311 वोल्ट। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसकी पीक वैल्यू 311 वोल्ट रहती है। इसीलिए कहा जाता है AC मोर डेंजरस देन DC, क्योंकि प्लस का 311 और माइनस का 311। अगर हम इसको ग्राफ के रूप में दिखाना चाहें तो इस तरीके से अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए, ये माइनस 311 वोल्ट आ गया, और ये जो है 311 वोल्ट प्लस का आ गया। अब देखिए, यानी कि जो हमारे घर में AC आती है वो अल्टरनेटिंग करंट माइनस 311 वोल्ट से प्लस 311 वोल्ट के बीच में वेरी करती है। उसकी RMS वैल्यू हम लोग 220 वोल्ट लेते हैं। अब पावर की बात करें, हमारे सर्किट में पावर कितना जाता है, तो P अगर हम लोग निकालेंगे तो VRMS इंटू वहां पर जो है P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS, करंट इंटू वोल्टेज हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे फेजर एंड फेज डायग्राम की। छोटे स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं फेज डायग्राम बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अगर अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो उसका फेज डायग्राम किस तरीके का होगा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जनरली सबसे पहले आपको मालूम है दो तरह की इक्वेशन होती है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t होता है, और दूसरी इक्वेशन होती है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। देखिए ये दो इक्वेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अगर हमें इसका ग्राफ डायग्राम, इसका जो डायग्राम बनाना हो तो उसको किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। ये देखिए, तो अगर हमने मान लिया इसको 0 से, क्योंकि यहाँ पर कोई साथ में फेस तो लगा हुआ नहीं है ना, तो यहाँ पर हमेशा 0 से शुरू हो रहा है। अगर आप इसको जो है आप मानना चाहें तो इसको जो है
ऐसा कह सकते हैं, ये वी नॉट कह सकते हैं, और ये जो है ये भी वी नॉट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक। अब करंट को भी देखें तो करंट में भी कोई आप लैग नहीं देख रहे हैं, तो अगर इसको बनाना हो, छोटा बड़ा इसको नहीं समझना है, ये अलग करके दिखाने का बस एक तरीका है। तो ये देखिए ये है प्लस आई नॉट, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे माइनस आई नॉट, तो इसको ये बोलते हैं फेज डायग्राम। अब यहाँ पर अगर दो इक्वेशन अगर आपको दिख रही है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस 5 हो जाए, ठीक है, और अगर यहाँ पर v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी बना रहे, ठीक, तो यहाँ पर देखिए कह सकते हैं फाइव को फेज एंगल बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं करंट जो है लीड कर रही है ना, किससे, वोल्टेज से। तो अगर इसका अगर हमें ग्राफ बनाना होगा तो किस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो वोल्टेज तो देखिए वही शुरू होगा जो ऐसे शुरू हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस 5 है तो करंट थोड़ा ऊपर से शुरू होगी, तो ये जो है इस तरीके से शुरू होगी यहाँ से, ठीक है। तो करंट थोड़ा सा क्या कर रही है, आगे चल रही है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके पास टास्क आ जाता है। इसी प्रकार अगर कहीं पर कह रहा है आई नॉट इक्वल टू आई नॉट, सॉरी आई इक्वल टू आई नॉट है ना, साइन ओमेगा टी माइनस 5 अगर हो जाए तब कैसे करेंगे, तो इसको भी देख लीजिए एक बार। वोल्टेज वैसे ही है, यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वोल्टेज जैसे शुरू होता था वैसे ही शुरू होगा, लेकिन करंट जो है वो नीचे से शुरू होगी। तो देखिए करंट यहाँ पर क्या हो गया, -5 होने की वजह से थोड़ा सा जो है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो करंट जो है नीचे से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमने ग्राफ बनाए ये फेज ग्राफ इनको बोलते हैं। इसी में दूसरा एक और आता है, उनको फेजर बोलते हैं, फेजर, फेजर डायग्राम। फेजर का मतलब कुछ नहीं, आपको मेरे ख्याल से नाम से क्लियर हो रहा होगा, यानी कि वेक्टर का डायग्राम होगा। यानी इसी फेज को अगर वेक्टर में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये वोल्टेज का वेक्टर है, ठीक है ना, वी नॉट है, और अगर दोनों के बीच का जो एंगल वही ओमेगा टी है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओमेगा टी बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर ये करंट इसी के साथ सेम डायरेक्शन में आपको वोल्टेज और करंट दिखेगा, यानी v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। इसको v और I भी लिख सकते हैं, और अगर इसकी वैल्यू दिखानी हो तो आप जो है यहाँ पर v नॉट आई नॉट लिख सकते हैं, ठीक, समझ गए ना। अब यहाँ पर भी वही होता है कि यहाँ पर जो फेज आता है, तो जनरली फेजर में क्या है, 90 डिग्री के डिफरेंस पे चीजें मिलती हैं, आगे मिलेंगे अभी क्योंकि डिफरेंट टाइप के सर्किट करने वाले हैं। तो दोनों समझ लीजिए, फेजर का मतलब जो फेज के वेक्टर डायग्राम है वो फेजर डायग्राम है, और ये फेज डायग्राम है। दोनों के बीच में कोई फेज लैग नहीं है, यानी कि यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस और यहाँ पर साइन ओमेगा टी दोनों में 0 है, सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। लेकिन अब अगले वाले में देखिए वोल्टेज 0 से शुरू हो रहा है, बट जो करंट है वो 5 एंगल आगे से शुरू हो रही है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का हो गया। देन इसी के प्रकार से अब यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज 0 से शुरू हो रहा है और जो ग्राफ है वो नीचे से शुरू हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। देन फिर हम लोग इसके बाद सर्किट्स की बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स की। तो उसमें पहला आता है सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है। अगर इसका अगर हमें आपसे कहा जाए कि डायग्राम आप बनाइए, तो डायग्राम किस तरीके से आप बना सकते हैं, देखिए अगर आपसे कह रहा है डायग्राम बनाना तो कुछ नहीं है, ये देखिए जो एसी का सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका वोल्टेज हो गया, और यहाँ पर जाना, केवल इसने कहा सर्किट में क्या है रेजिस्टेंस, तो बस रेजिस्टेंस जोड़ दिया और आर इसकी वैल्यू दे दी, ठीक बन गया। एसी का साइन है जो हमने ये करा हुआ है, तो ये एक तरीके से एसी का साइन शो कर रहा है। अब क्या करते हैं, वी नो दैट, हमें जो पता है उससे हम शुरुआत करेंगे। V इक्वल टू कितना होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 1, ये आपको मालूम है, ठीक है, बाई ओम्स लॉ। अगर हम लोग ओम्स लॉ की बात करें तो V इक्वल टू कितना होता है, आप ये भी जानते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है, और इक्वेशन 1 से V की वैल्यू रख दीजिए, तो V साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो गया, आई आर हो गया, और साइन ओमेगा टी है ना,
अब ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, आई को एक तरफ रखा रहने थे और वी नॉट अपॉन आर कर दिया और ये कर दिया साइन ओमेगा टी। बट वी नॉट अपॉन आर जो है वो आई नॉट है पीक करंट। ठीक है, ये तो क्लियर है ये भी बात। ठीक है, तो देयरफॉर आई इक्वल टू कितना आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा बताओ दोनों में कहीं कोई फेज डिफरेंस दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो आपको दो चीजें करना है, एक तो फेज डायग्राम बनाना है, दूसरा फेजर डायग्राम बनाना है। तो फेज डायग्राम बनाने के लिए आपको मालूम है कि ये वोल्टेज का हमने बताया था तरीका और करंट को हमने बताया था, इस तरीके से आप शुरू कर लीजिए। अब देखिए ये जो है, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये आई नॉट हो गई और ये वैल्यू आ गई यहाँ पर आपकी वी नॉट हो गई। देखिए कहीं कोई फेज में डिफरेंस नहीं है, 0 पाई और ये 2 पाई हो गया। ठीक, तो क्लियर हो गई बात। अब आपसे कह रहा है फेजर डायग्राम बनाओ भाई, तो फेजर डायग्राम में हमने आपको बताया था क्या करना, वेक्टर डायग्राम होता है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है, ओमेगा टी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो है वोल्टेज और करंट यहाँ पर आ जाएगा। ये वोल्टेज मान लीजिए और ये करंट मान लीजिए, ये वी नॉट हो गया, आई नॉट हो गया, कुछ है। तो बहुत सिंपल फेज और फेजर डायग्राम जो है आपके दोनों यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत सिंपल से हैं। तो दोनों बन गए। तो पहला बात हमेशा ध्यान रखिए कि रेजिस्टेंस जो है, प्योर रेजिस्टेंस केवल सर्किट में अगर लगा है तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, प्योर रेजिस्टेंस अगर कहीं सर्किट में लगाया हुआ है तो वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। तो आप इसमें यहाँ पर नोट डाल के लिख सकते हैं, कहीं पर नोट डाल दीजिए और ये जो है लिख दीजिए वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। वोल्टेज और करंट दोनों कैसे रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग बढ़ेंगे, दूसरा सर्किट की बात करते हैं, और दूसरे सर्किट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा सर्किट आता है आपका सर्किट कंटेनिंग कैपिटल एल, यानी कि आप सीधे लिख लीजिए इंडक्टर ओनली। यानी कि केवल इंडक्टेंस का मतलब एक कॉइल लगी हुई है सर्किट में। ग्राफ कैसे, डायग्राम कैसा बनेगा, तो मेरे ख्याल से अब आपको स्पष्ट भी हो गया होगा। ये इस तरीके से डायग्राम है। तो हम जैसे कि कहा था जो क्वेश्चन में कह रहा है वही करना है। ये एल हो गया यहाँ पर, तो ये v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। ठीक, नीचे इंडक्टर हो गया, एल दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपन क्या करेंगे, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना आ गया, एल। और अगर आ गया है तो फटाफट हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वी नो दैट जो वोल्टेज हमने दिया है सर्किट में वो वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा। बट यहाँ पर एक कॉइल लगी है, और कॉइल लगी है तो आपको मालूम है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन किसके अपोजिट होगी, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के अपोजिट होगी। सिंस अ कॉइल इन सीरीज with alter voltage then induced EMF, और कितना होगा तो आपको बता दें माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी होगा। अब आपके मन में आता है माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी क्यों हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा है E इक्वल टू माइनस का एल अपॉन, जो यहाँ सॉरी एल इक्वल टू आपने पढ़ा है माइनस का ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ये आपने पढ़ा हुआ है। एल इक्वल टू माइनस का ई अपॉन डी आई बाई डी टी, तो ई की वैल्यू माइनस का एल डी आई बाई डी टी होगी। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, ठीक है। हेंस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जरा देख लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू
v माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, और तो कुछ है नहीं, तो v माइनस एल डी आई बाई डी टी हो गया। तो यहाँ पर आ गया v नॉट साइन ओमेगा टी और बराबर एल डी आई बाई डी टी, हमने v की वैल्यू रख दी। सिंस आपको मालूम है v इक्वल टू कितना होता है, v नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये v नॉट साइन ओमेगा टी डी टी और ये एल डी आई हो गया। तो हमने क्या लिख दिया, v नॉट साइन ओमेगा टी और यहाँ पर हमने लिख दिया इक्वल टू एल डी आई। ठीक है, और कर दीजिए, और कर देंगे तो डी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to या डिफरेंशिएट जो है, सॉरी डिफरेंशिएटिंग नहीं, इंटीग्रेटिंग है ना, हम लोग को इंटीग्रेट करना है क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दरअसल हमें ये इंस्टेंटेनियस किसी भी एट अ पॉइंट पे करंट रही होगी, हमको पूरा करंट निकालना है साइकिल के लिए, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट। चलिए, तो हम और कोई जानकारी तो है नहीं, सीधे इंटीग्रेट करते हैं। तो डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई और v नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, और ये आ गया कितना, तो डी आई का तो आई हो गया, v नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट चीज है, बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये आपको मालूम है, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन कितना आ गया, ओमेगा, ये निकल के आ गया यहाँ पर। ठीक, तो ये i इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। जरा इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट, और इसको नोट करने के बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो i इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन, हमने ओमेगा यहाँ पर क्या करा, लिख दिया। ठीक है, तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कर दे रहे हैं, और माइनस को हम इसको चाहे तो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। क्यों, आपको मालूम है कॉस थीटा इक्वल टू, अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो और i इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये साइन अगर बात करेंगे तो ओमेगा टी माइनस कितना हो गया, पाई बाई टू, अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा माइनस का। ठीक, तो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू यहाँ पर हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक कितना इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पर जो है एक फार्मूला बन गया है कि i इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और वेयर, ठीक है, और ऐसा करके i इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल, ठीक है, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू भी लिख सकते हैं। वेयर एक्सएल क्या है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस, जैसे जो भूमिका रेजिस्टेंस की रहती है ना, सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा होता है वही भूमिका यहाँ पर जो एक्सएल है, जिसको ओमेगा एल की वैल्यू को ही एक्सएल कहते हैं, जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि करंट के फ्लो करने का अपोज करने वाला एक टर्म, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब आ गया यहाँ पर, तो इट इज, आप इसको इक्वेशन नंबर जो है आप अभी कोई नहीं मानना है तो 1 मान लीजिए। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 करंट लैग्स बाय पाई बाई टू
करंट लैग्स π/2 बाई वोल्टेज। तो दो तरीके हैं कहने का मतलब, ये तो करंट कहें कि 90 डिग्री क्या कर रही है, पीछे चल रही है किससे, वोल्टेज से, या वोल्टेज लीड कर रहा है π/2 से, ठीक है ना। और वोल्टेज लीड्स π/2 बाई करंट। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि वोल्टेज π/2 लीड कर रहा है करंट से, या ये कहें कि करंट लैग कर रही है π/2 वोल्टेज से। बन गया। आप जल्दी से इसके फेजर और फेज डायग्राम बना ले। तो अगर हमको फेज डायग्राम बनाना तो वोल्टेज तो भाई अपनी स्टाइल से चलेगा जैसे चल रहा था, 0 से शुरू होगा। करंट क्या हो गया है, करंट की समस्या हो गई यहाँ से, तो अभी हमने जो उसको बना ले जरा, इसको बोलते हैं 0 π/2, और ये हो गया आपका पाई, और ये हो गया 3 π/2, और ये हो जाता था 2 पाई। तो अब यहाँ पे करंट कितने से शुरू हो रही है, नीचे से शुरू हो रही है, यानी कि अगर π/2 के डिफरेंस से शुरू होगी तो ये इस तरीके से करंट आप जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो करंट यहाँ पर क्या हो गई है, पीछे चल रही है किससे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करंट चल रही है पीछे वोल्टेज से, π/2 का आपको डिफरेंस यहाँ देखने को। तो एक बहुत अच्छा ग्राफ है, इसको बनाना समझ में आ गया होगा। और अगर फेजर डायग्राम कहें तो फेजर डायग्राम में कैसे बनाएंगे, तो ये रहा आपका V ओमेगा टी, है ना, और करंट 90 डिग्री कैसे चल रही है, पीछे। तो ये देखिए I नॉट हो गया, इसको V नॉट कह दीजिए, I V हो गया। देखिए ये जो 90 डिग्री आपसे जैसा बता रहा था पीछे चल रही, तो करंट पीछे चल रही। तो ये फेजर डायग्राम है। एक और खास बात है कि अगर आप देखते हैं, वी नो दैट यहाँ पर एक्सएल इक्वल टू कितना आता है, ओमेगा, ओमेगा की जगह 2πf होता है ना, पर जो है 2πf आता है फ्रिक्वेंसी के टर्म में, 2πf इक्वल टू ओमेगा होता है। तो एक्सएल इक्वल टू 2πfl, और यानी कि एक्सएल की अगर बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एल के। अगर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो एक्सएल और इसके एल के बीच में ग्राफ खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, एक्सएल और एल के बीच में अगर हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, सॉरी जो है यहाँ पर अगर हम लोग एल, भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, तो एल यहाँ पर एक्सएल को बात करें अगर फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ ले लें तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कितना हो जाएगा, एफ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सारी बात क्लियर हो गई है। तो फ्रीक्वेंसी और अगर एक्सएल के बीच में ग्राफ खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत संजीदा जो है लेक्चर था आज का, इसको कंप्लीट करिए। अभी 2 सर्किट करें, अभी काफ़ी सर्किट्स हैं जिसमें कैपेसिटेंस होगा, फिर एलसी होगा, एलआर होगा, सीआर होगा, एलसीआर होगा। ये सारे सर्किट नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो है कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।